तो दोस्तों, जैसा कि सारी बातें चल रही है, अभी गावरी साहब से तो बात कर ली। हमारे युवा क्रिकेटरों को उन्होंने बहुत अच्छे संदेश दिए। लेकिन एक और राजनेता, पहले विधायक भी रह चुके हैं महाराष्ट्र बॉम्बे से, कृष्णा जी हेगड़े। कृष्णा जी हेगड़े को जैसा कि हमने भी अखबारों में पढ़ा, न्यूज़ सुनते हैं, कई सारे इंटरव्यू भी आते हैं आजकल। तो सर, बहुत बहुत वेलकम। उदयपुर में आपका स्वागत है और आप हमें समय दे रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि क्योंकि आए तो आप घूमने, लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल को आप समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे सामने। तो सर, अब मैं प्रश्न यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या पूछूं, क्योंकि जो भी राजनीतिक है महाराष्ट्र की, मतलब महाराष्ट्र की राजनीति, मतलब अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा। पूरा ऑल इंडिया वाले नहीं समझ रहे। जैसे कि यूपी की राजनीति पहले कोई नहीं समझता था। कभी मायावती आती थी, कभी वो मुलायम सिंह आते थे, कभी कांग्रेस तो कभी किसी ज़माने में ख़त्म ही हो गई 25-30 साल से कि यूपी में कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। अभी पिछले 10 साल से योगी साहब ठीक ठाक अच्छा चला रहे हैं। तो यानी कि सेम हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में ही वो का वही हो रहा है। कभी शरद पवार साहब हो जाते हैं, कभी शिवसेना वाले वो आ जाते हैं, उद्धव जी ठाकरे, और अभी शिंदे जी, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मुझे जो पता चला है, आप भी शिंदे जी के खास हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर, कि सरकार चल रही है आपकी महाराष्ट्र में। तो अब आप बताएं, लोकसभा में तो जो हुआ, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले, तब क्या होगा? इतने लोग पार्टी हैं तो कैसे? सबसे पहले तो मेवाड़ न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। और आपका चैनल इतना अच्छा काम कर रहा है, और सभी लोग पूरे सिर्फ मेवाड़ में ही नहीं, लेकिन पूरे उदयपुर में ही नहीं, लेकिन सभी जगह दुनिया में देख रहे हैं। उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। और जैसे आपने एक प्रश्न मुझे पूछा कि महाराष्ट्र में क्या होगा, देखिए आज हमारे पास लगभग 210 विधायक हैं जो हमारे फ्लोर पर है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनके साथ दो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स है, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार, वो भी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र के जनहित और लोकहित के लिए हम काम कर रहे हैं। और लोगों को पता है कि ये सरकार काम करने वाली है, फेस टू फेस काम करने वाली सरकार है। ऐसे नहीं कि पहले उद्धव जी के सरकार के जैसे हम फेसबुक लाइव करते थे। उद्धव जी मंत्रालय गए 2 बार 2.5 साल में, लोगों के बीच में नहीं रहते थे। उनके विधायक उनको छोड़ के चले गए। जब कोविड की आपत्ति हुई, वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का कैग ने भ्रष्टाचार उनके ऊपर रिपोर्ट दिया। और उसके ऊपर लगभग 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो है बॉडी बैग्स में, खिचड़ी के खाने के इसमें, और मेडिकल इक्विपमेंट में, नर्सेस और डॉक्टर्स और जो वार्ड बॉयज़ और आया जो है उनके सैलरीज़ में, ये सब जो भ्रष्टाचार हुआ महाराष्ट्र की जनता जानती है। लेकिन जो लोकसभा का जो इलेक्शन है वो अलग होता है, जो विधानसभा का इलेक्शन अलग होता है। जो केंद्र सरकार के लिए इलेक्शन हुआ वहाँ पर हमको लगभग 17 सीट मिली, और जो महाविकास आघाड़ी है उनको 30 लोकसभा सीट महाराष्ट्र में मिली। लेकिन हमारे बीच में जो अंतर है वो सिर्फ 36 सीट का है। और उसमें से भी 36 सीट में से गए हफ्ते जब एमएलसी का इलेक्शन हुआ, लगभग 8 विधायकों ने वहाँ पर क्रॉस वोटिंग करके हमारी तरफ उन्होंने वोट डाला। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम 14 सीट कवर करें तो हम फिर से सत्ता में आएंगे, जो हम आएंगे। हमारे सरकार ने लाडली बहन योजना का पूरा यहाँ पर डेटा दिया है लोगों को। हर हमारे जो बहन है महाराष्ट्र में, उनके खाते में जो 21 साल से लेकर 60 साल तक है, 1,500 रुपया हर महीना उनको उनके खाते में मिलेगा। उसके अलावा जो लेक लाडली है, जहाँ पर जो लड़की पैदा होती है वहाँ से लेकर 18 साल तक जो उनके अकाउंट में 15,000 रुपया, 25,000 रुपया, और 18 साल तक लगभग 1 लाख रुपया हम हर अकाउंट में डालते हैं। किसानों के लिए जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो 7 हॉर्स पावर के ऊपर जो
उनका पंप चलाते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पूरा वेव ऑफ कर दिया है। और ऐसे बहुत सारे स्कीम, एसटी में फ्री जो ट्रैवल का स्कीम है महिलाओं के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए स्कीम है यहाँ पर, और हर जो हमारे किसान भाई है उनके लिए भी स्कीम है। तो लोग जानते हैं कि ये काम करने वाली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है। और अगर केंद्र में हमारी सरकार होगी और महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार होगी तो आर्थिक जो सपोर्ट केंद्र से मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। उसके अलावा लगभग महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू है। मेट्रो का जाल हो, कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेस हो, सब हमारी सरकार बना रही है। और लोग, महाराष्ट्र की जनता होशियार है, वो जानती है कि 2019 में शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी, हिंदुत्व के नाम पे लड़ी, बाला साहेब जी के आइडियोलॉजी पे लड़ी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेकर लड़ी। और उसके बाद जो हमारे उद्धव ठाकरे जी छोड़ के चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, उनका कांग्रेसीकरण जो हो गया है, जहाँ पर अब वो जो उनके पिताजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और उनके पुत्र जो हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र है वो जाके कांग्रेस के साथ जब हाथ मिलाते हैं तो लोगों की, जनता को पता है कि ऐसा ये आइडियोलॉजी का जो मिक्सअप है ये हो नहीं सकता। इसके लिए जो हमने वहाँ पर उठाव किया है, एक जो रेवोल्यूशन किया है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे जी के साथ लगभग 100 विधायक एक साल में फ्लोर क्रॉस करके महाविकास आघाड़ी से लेके हमारी तरफ आ गए और हमारी सरकार बनी है। हालांकि आने वाले दिनों में भी 3 महीने में जब हमारी इलेक्शन है, हमने इतने सारे स्कीम जो लोगों के बीच में दिया, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता का विश्वास और उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। सर, बीच में कहीं आवाज़ें उठी थी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब के भी कुछ अनबन है, तो क्या इसे लॉस नहीं होगा या ऐसे ही अफवाह है? नहीं, ये सब अफवाह है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी के सहमति से शिंदे साहब यहाँ पर आए हैं, इस सरकार में मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद जो अजीत दादा पवार है वो भी शरद पवार साहब के घर के ही नहीं, पार्टी के भी नेता थे, वो भी जो है हमारे साथ आए थे। उसमें शिंदे साहब की भी सहमति थी, देवेंद्र जी की भी सहमति थी, और जो बीजेपी का आला कमान है, हाई कमांड है जो दिल्ली में, उनकी भी सहमति थी। तो कोई अनबन हमारे बीच में नहीं है। हम 3 भाई है, एक रोटी 3 भाई मिलके हम बांट लेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बात है सर कृष्णा जी। एक जानकारी नई और चाहता हूँ मैं तो, क्योंकि अभी पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कह दिया कि भाई तुम अपनी दुकान पे कोई बिरयानी बेचते हो तो ये कृष्णा बिरयानी नहीं चलेगी, अपना नाम लिखो। उसके बारे में क्या, क्योंकि बड़े बवाल मचा रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि कॉलेजों में होता था ना, मैं भी अपनी ओर से बोल दूँ आप, कि जैसे कि कई सारे ड्रेस कोड होती है, तो बुर्का पहनकर ही मुसलमान कॉलेज जाएंगे। तो एक तरफ तो वो अपनी आइडेंटिटी के लिए बुर्का पहनकर कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ अगर वो खोमचा लगा रहा है, अंडा बेच रहा है, तो वो अपना नाम नहीं चिपका रहा है। और अगर योगी जी ने आदेश दे दिया तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे संस्थाओं ने ये जो ड्रेस कोड है इसके बारे में बात की है। कई लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं, कोई लोग वहाँ पर 2 बार ये जो है मुद्दा खारिज हुआ है, क्योंकि कोई लोग कॉलेज जाते हैं तो शॉर्ट्स पहन के जाते हैं, कोई लोग कैप पहन के जाते हैं, कोई बुर्का पहन के जाते हैं, कोई दूसरा कोई कुछ एसेसरीज पहन के जाता है। तो हाई कोर्ट ने कहा ये आपका निजी मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, और अगर आपको फिर भी ये करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आपका अपील दर्ज कर दीजिए। और उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। मुझे लगता है कि हर बात में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक डेकोरम होना चाहिए, और अगर मैक्सिमम जनता जो चाहती है उसके लिए सरकार काम करती है, और जो मैक्सिमम जनता को चाहिए, जो सबसे मेजॉरिटी जनता को चाहिए, वो काम सरकार भी करना चाहिए और वहाँ के लोगों को भी उसका पालन करना चाहिए। मेरा एक सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने, कि ये जो योगी जी कह रहे हैं कि भाई अब इसको अपना नाम तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो फल बेच रहा है, चाहे बिरयानी बेच रहा है, जो कावड़ यात्रा निकल रही है ना उस रास्ते पे। देखिए, योगी जी एक बहुत कद्दावर नेता है। वो जो भी करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के हित में करेंगे, जनहित में करेंगे और देश हित में भी करेंगे। और मोदी जी के साथ देश हित में भी काम कर रहे हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं। योगी जी ने जो भी कहा होगा, और जैसे आपने देखा होगा राम मंदिर का जो निर्माण उन्होंने इतने भव्य स्तर पर किया, जहाँ पर उन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि योगी जी का काम, उनके गवर्नमेंट का काम का सराहना करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि गावरी साहब से, जो कि भारत के मशहूर बॉलर हैं, सभी चीज़ें आपने ऑलराउंडर चैंपियन है। और उस ज़माने के जब क्रिकेट इतना फेमस नहीं था तब आप फेमस थे, क्योंकि हम लोग ने तो आपसे बताया कि जब हम छोटे से ट्रांजिस्टर पे सुनते थे कि बॉलिंग के गावरी ने आउट कर दिया तो तालियां बजती थी, गूंजता था। गावरी साहब पहले इंडियन फास्ट बॉलर है जिन्होंने इंडिया के इतिहास में पहला 100 विकेट्स लिया है। वो कपिल देव से भी पहला लिया है और दूसरे सभी बॉलर से पहले इन्होंने लिया है। इनका इतिहास कभी निकल ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने कारनामा किया है। नहीं, मैंने सुना कि आप भी, क्योंकि ये क्रिकेट सारा निकला तो बॉम्बे से ही है लगभग, तो आप भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो हमें तो आप सब दोनों लोग ये बताए हुए हैं कि अन्य स्टेट के भी क्रिकेट कैसे पॉपुलर हो, क्योंकि हमारे राजस्थान में भी कुछ तो पॉपुलर हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा दम, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई मैच खेलने भी राजस्थान में कभी कभी जयपुर का नंबर आता है कि वहाँ वनडे होगा। तो हमारे राजस्थान क्रिकेट में कैसे आगे बढ़े? देखिए, मुझे लगता है कि रुंगटा जी राजस्थान से ही थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम बीसीसीआई में भी किया है। वो राजस्थान के बड़े क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर थे, देश के भी एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसी हिसाब से अगर आपने पिछले जो कैप्टन्स का रिकॉर्ड देखा है तो महेंद्र सिंह धोनी भी एक छोटे शहर से आते थे, लेकिन उन्होंने बहुत साल तक कैप्टनसी इंडिया का किया और बहुत सफल तरीके से किया। ऐसे ही जो हार्दिक पांड्या है या राजकोट से पहले हमारे सलीम दुरानी जी है और करसन घावरी जी है, बहुत सारे क्रिकेटर्स छोटे छोटे शहर से आए। अभी जो मुंबई का पहला वर्चस्व रहा है कि 30 साल तक रणजी ट्रॉफी जीते, ऐसा नहीं है। अभी दूसरे भी जो सब स्टेट है मुंबई को टक्कर दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इंडियन टीम का पूरा बिल्डअप देखिए और T20 का या वनडे का बिल्डअप देखिए तो मैक्सिमम जो क्रिकेटर है वो छोटे शहरों से ही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बॉम्बे से हैं और शिवसेना शिंदे गुट के हैं, यानी कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और महाराष्ट्र में इनकी सरकार है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आकर हमें समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।